6 महीने बाद अब अश्विन और सुनहरी की शादी हो चुकी है। वो दोनों खुशी खुशी साथ रहते हैं, पर आज भी अश्विन अपने अतीत को भुला नहीं पाया है। फिर से वही बुरा सपना। तुम वो सब भूल क्यों नहीं जाते? सुनहरी, उसने हमारी मदद की है, हम उसे वहां छोड़ नहीं सकते। मुझे जाना होगा, मुझे वहां जाना ही होगा। अगर तुम वहां जाना चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अश्विन और सुनहरी दोनों साथ में पुराने तालाब की तरफ निकल पड़े। शाम हो चुकी थी। वहां पहुंचते ही अचानक अश्विन को एक और विजन आया, जिसमें उसने एक आदमी को देखा, पर अश्विन ने इसे नजरअंदाज कर दिया। पर उसे नहीं पता था कि वो आदमी कौन था और क्या था। अश्विन और सुनहरी उस तालाब के किनारे पहुंच गए। वहां पहुंचकर अश्विन आवाज लगाने लगा, पर उस चुड़ैल का वहां कोई अता पता नहीं था। अश्विन और सुनहरी वहीं खड़े रहे। थोड़ी देर बाद अंधेरा बढ़ने लगा और अचानक पूरा माहौल ठंडा और बेजान सा हो गया। और अचानक पुराने तालाब की चुड़ैल बाहर आई। सुनहरी उसे देखकर घबरा गई। अश्विन आगे बढ़ते हुए बोला, आखिरी बार मैंने तुमसे पूछा था। रुको, तुम यहाँ कैसे फंसी? तुम्हें मुक्ति क्यों नहीं मिल रही? जिस पर तुमने मुझे जवाब दिया, ये किसी और दिन की कहानी है। तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। इस पर उसने कहा, मुझे पता था अश्विन तुम जरूर आओगे, पर तुम मेरी मदद नहीं कर सकते। तुमने ही तो कहा था कि मैं एक नेकी का फरिश्ता हूँ। प्लीज मुझे तुम्हारी मदद करने दो। तो फिर ठीक है, तुम जानना चाहते हो ना कि मैं यहाँ कैसे आई? तो सुनो। उसने अपनी पूरी कहानी अश्विन को सुनाई। उसकी कहानी के मुताबिक लगभग 20 साल पहले इसी गांव में अप्सरा अपने बूढ़े बाबा के साथ रहती थी। वो बेहद गरीब थे, पर अपनी जिंदगी खुशी से बिता रहे थे। अप्सरा अपने नाम की ही तरह सच में अप्सरा थी। उसकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक थी। बहुत सारे लोग उसके पास शादी का प्रस्ताव लेकर आने लगे, पर अप्सरा सबको ये कहकर मना कर देती कि वो अपने पिता को छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगी। सब कुछ ऐसे ही चलता रहा, पर एक दिन उसी गांव के एक जमींदार को अप्सरा के बारे में पता चला। वो जमींदार बहुत पैसे वाला था। उसने अपने पैसों के दम पे अप्सरा को पाना चाहा, पर अप्सरा ने साफ मना कर दिया। उसका कहना था कि वो अपने बाबा को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। जमींदार को इस बात से बेहद गुस्सा आया, पर उसने अपने गुस्से को पी लिया और सही वक्त का इंतजार करने लगा। एक बार अप्सरा किसी काम के तहत घर से बाहर गई थी। इस बात से घात लगाकर वो जमींदार उसके घर आकर उसके पिता को बेहद ही बेरहमी से मार डाला। शाम में जब अप्सरा घर आई तो उसने देखा कि उसके पिता की मौत हो चुकी थी। अप्सरा इस वजह से टूट गई। उसके हंसते खेलते जीवन पर ग्रहण सा लग गया। अप्सरा रोने लगी। उसकी आंखों से दर्द और पीड़ा के आंसुओं की बाढ़ बनकर निकलने लगी। इतने में वहां वो जमींदार आ गया और कहा, ओहो, ये क्या हो गया? पिताजी तो चल बसे, अब बची है तो घर में एक अकेली बेटी। बहुत बुरा हुआ। अप्सरा समझ गई थी कि उसके पिता की मौत से इस जमींदार का जरूर कोई संबंध है। उसने उस जमींदार को वहां से जाने को कहा। इस पर वो जमींदार भड़क गया और गुस्से में अप्सरा को साथ चलने को कहा। अप्सरा के मना करने पर जमींदार जबरदस्ती अपने आदमियों की मदद से उसे अपने साथ ले जाने लगा। अप्सरा चीखती चिल्लाती रही, रहम की भीख मांगती रही, पर उसकी कोई ना सुना। उस हैवान ने मासूम अप्सरा पे बहुत जुल्म ढाए। 7 दिन तक वो रहम के लिए गिड़गिड़ाती रही। वो पूरी तरह से हार चुकी थी। जमींदार ने उसे उस तालाब के किनारे मरने को छोड़ दिया। अप्सरा, जो एक मासूम सी अपने पिता के साथ अपनी छोटी सी जिंदगी में हंसी खुशी रह रही थी, उससे उसका सब कुछ छीन लिया गया। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था।
अप्सरा उठकर उस तालाब में जाकर समा गई। ये इंसानियत की हत्या नहीं तो क्या था? आखिर क्यों होता है ऐसा? माँ, ये वो होती है जो हमें जन्म देती है। इसके बिना इंसान की उत्पत्ति असंभव है। वो औरत है। बहन, ये वो होती है जिसे हम कोई भी काम दे दें तो वो मुंह बनाकर ही सही पर खुशी खुशी करती है। बहन हमारी पहली दोस्त होती है, वो भी औरत है। बेटी, जिसे हम अपने कलेजे के टुकड़े की तरह पालते हैं और एक बार अगर वो पापा बोल दे तो खुशी से उसे गले लगा लेते हैं। आखिर वो भी तो एक औरत ही है। तो फिर क्यों हमारे समाज में औरतों पर इतना जुल्म होता है? आखिर कितनी निर्भया और दामिनी शहीद होंगी, तब हमें समझ आएगा। क्या इतना कम नहीं? अप्सरा ने अश्विन से कहा, मैंने इसीलिए कहा था कि तुम मुझे मुक्ति नहीं दिला सकते। मुझे और मेरे जैसी लाखों निर्भया को मुक्ति उस दिन मिलेगी जिस दिन इस समाज में औरतों पे होने वाले ये जुल्म खत्म होंगे। जिस दिन लोगों की नजर में औरतों के लिए गंदगी नहीं रहेगी, उस दिन अश्विन, उस दिन मुझे यहाँ से मुक्ति मिल जाएगी। अश्विन समझ चुका था कि अप्सरा को मुक्त करना उसके अकेले की बस की बात नहीं। हम सबको उसकी मदद करनी पड़ेगी। हम सबको अपने अंदर की गंदगी को साफ करके औरतों का सम्मान कर एक ऐसे समाज का निर्माण करना पड़ेगा जहाँ किसी भी अप्सरा या दामिनी को अपनी जान न गंवानी पड़े। अश्विन और सुनहरी वापस जाने लगे। तभी अचानक, रुको, मुझे पता है कि तुम्हारे पिता के साथ क्या हुआ था। उनकी मौत बसर के कारण हुई थी। मेरा नाम पीयूष है और मैं 23 साल का हूँ। ये घटना मेरे साथ तब हुई थी जब मैं 4 साल का था। उस वक्त मैं अपने मॉम डैड के साथ अपने गांव में रहता था। गांव में मेरा घर रोड के जस्ट साइड में था और मेरे घर के पीछे बहुत घना जंगल था जहाँ एक कुआं और एक तालाब था। गांव में लोग उस तालाब के बारे में बहुत सारी बातें करते थे कि कैसे कई लोग तालाब में डूब गए थे। एक बच्चा होने के नाते मुझे वहां जाने से बहुत डर लगता था। गांव के बाकी बच्चे अक्सर उस तालाब की बातें करते और कहते कि उस तालाब में भूत रहते हैं और रात में 12 बजे के बाद वहां जाने वालों को जान से मार डालते हैं। उस वक्त एज अ किड मुझे ये बातें बहुत परेशान करती थी। अब इसे लोगों की बातों का इन्फ्लुएंस कहो या कुछ भी, पर हर रात घर के पीछे से उस तालाब से अजीब अजीब आवाजें आती थी। कभी कभार ऐसा लगता कि मानो मेरे घर के पीछे कोई है। जब तक मैं सो नहीं जाता तब तक मैं बिल्कुल दहशत में रहता था। जिस रूम में मैं सोता था वो मेरे घर के सबसे पीछे वाला रूम था, जिसके तुरंत बाद वो जंगल और तालाब था। वैसे तो मैं कभी बचपन में उस तालाब के पास नहीं गया, लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ जो मुझे आज भी हॉन्ट करता है। एक बार रात 2 बजे के करीब मैं अपने मम्मी पापा के बीच में सोया था। अचानक जब मेरी नींद खुली तो मुझे महसूस हुआ कि खिड़की से बाहर जंगल की तरफ से कोई साया अंदर कमरे में दाखिल हुआ है। मैं पूरी तरह से डर गया था, पर इतना काफी नहीं था। मैंने देखा कि अचानक मेरे पापा उठकर दरवाजे की तरफ जाने लगे और जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचे, अचानक कमरे में बहुत तेज रोशनी हुई और दूसरे ही पल कमरे में पहले जैसा अंधेरा था और पापा बिस्तर पे ही सोए थे। और फिर से जंगल की तरफ से एक साया घर में दाखिल हुआ और पहले जैसे ही पापा उठकर दरवाजे की तरफ जाने लगे और बूम, फिर से कमरे में जोर की रोशनी हुई और बिल्कुल पहले जैसे सब कुछ नॉर्मल। पापा बिस्तर पे। ये देखकर मैं बहुत चक्का सा रह गया। तभी एक बार फिर मैंने महसूस किया कि बाहर जंगल की तरफ से कोई साया अंदर दाखिल हुआ है और पापा बिस्तर से उठ रहे हैं। मुझे आज भी ये बात साफ साफ याद है। ये घटनाएं ऐसे घटित हो रही थी कि मानो हम किसी टाइम लूप या वक्त के चक्रव्यूह में फंस गए हों। मैं बहुत डर गया था। पापा के उठते ही मैं रोने लगा, जिसके बाद पापा दरवाजे के पास ना जाकर मेरी तरफ देखने लगे और शायद मेरा ऐसा करने से वो टाइम लूप टूट गया, क्योंकि इसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सुबह उठकर मैंने ये बात जब सबको बताई तो ऑफ कोर्स किसी ने भी मेरा विश्वास नहीं किया।
सबने यही कहा कि मैंने कोई सपना देखा है। शायद लोग सही भी थे। मैंने भी मान लिया, हाँ हो सकता है मैंने सपना ही देखा हो। सालों बीत चुके हैं, पर आज भी मुझे वो सपना साफ साफ याद है। मैं अब तक यही बिलीव करता था कि वो सपना ही था, अप अंटिल टुडे, जब मुझे एक फैक्ट पता चला। ह्यूमन बींग्स 2.5 साल से 3.5-4 साल तक सपने देखते ही नहीं है, बिकॉज उनके माइंड्स इतने डेवलप नहीं रहते हैं। अगर मैं उस वक्त सपना नहीं देख सकता था तो जो मेरे साथ हुआ वो क्या था? मेरा नाम माइक है और मैं हाई स्कूल में पढ़ता हूँ। एक बार मैं इंस्टाग्राम पे फीड्स ब्राउज कर रहा था। मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड एलेक्सा की फोटो देखी, जो कि उसने अपने बैकयार्ड में क्लिक करके पोस्ट की थी। मैंने उसे लाइक किया और कमेंट करने जा रहा था। मैंने उसके सारे कमेंट्स चेक किए, शुरू से लेकर अंत तक के। एंड एट द वेरी बॉटम एक कमेंट था बाय अ यूजर नेम jam666। उस कमेंट में लिखा था, You are one very hot little lady. मैं पहले ही बता दूं, मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों 16 साल के हैं। उसके बाद जब मैंने उसके प्रोफाइल को खोला तो वो एक 40 साल का अधेड़ था। ज्यादातर उसके फोटोज अजीब सी जगहों के थे, जैसे कोई सीनरी, पत्थर, आधे बियर की बोतल वगैरह। उसके ज्यादातर पिक्चर्स पे एक भी लाइक्स नहीं थे और कुछ पे 1 या 2। उसके केवल 15 फॉलोअर्स थे और उसने ऑलमोस्ट 300 से ज्यादा लोगों को फॉलो कर रखा था। मोस्टली वेयर अंडर एज गर्ल्स। मैंने एलेक्सा को उस कमेंट के बारे में टेक्स्ट किया और उसको रिमूव एंड ब्लॉक करने को कहा। उसने तुरंत रिप्लाई किया, हाँ सच में, ही इज सो क्रीपी। एलेक्सा ने उस अकाउंट को ब्लॉक कर दिया। नाउ रिलैक्स्ड मैंने उसकी फोटो को लाइक किया और उस पर कॉमेंट किया। नेक्स्ट डे आफ्टर स्कूल मैं और एलेक्सा साथ में घर वापस आ रहे थे। हमारा घर आसपास ही था। रास्ते में हमने नोटिस किया कि एक व्हाइट कार स्लोली हमारे साथ चल रही थी। ये थोड़ा सस्पेक्टिंग था, इसलिए एलेक्सा ने मुझे अपने साथ अपने घर चलने को कहा। उस कार में जो भी था उसने अपनी कार स्लो कर ली जब हम अपने घर पहुंचे, और जैसे ही अपने घर में एंटर किए वो तेजी से वहां से चला गया। बच्चे होने के नाते ये हमारे लिए बहुत अजीब चीज थी। हमें ऐसा फील हो रहा था कि हमें फॉलो किया जा रहा है। मैं एलेक्सा के घर पूरे दिन रुका। हमने अपने बायोलॉजी प्रोजेक्ट पे साथ में काम किया और चूंकि अगले दिन संडे था इसलिए मैं एलेक्सा के घर रुक गया। आई मीन आवर पेरेंट्स न्यू कि हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, सो दे वर ओके विद दैट। उस रात हमने पिज्जा ऑर्डर किया क्योंकि एलेक्सा के पेरेंट्स घर पे नहीं थे। दैट आल्सो मीन्स कि घर पे हम अकेले थे, सो हम जितना लाउड हों दैट वाज़न्ट द इशू। कुछ देर ही हुआ था कि हमें दरवाजे पे नॉक सुनाई दिया। आवाज बहुत हल्की थी बिकॉज हम दोनों एलेक्सा के रूम में थे। एलेक्सा दरवाजा खोलने गई। वैसे एलेक्सा बहुत कॉन्शियस पर्सन थी, इसलिए जब उसे आने में लेट हुआ तो मुझे लगा कि वो जांच रही होगी कि दरवाजे पे कौन है। पर मैं कंफ्यूज तब हो गया जब मैंने उसे धीरे धीरे रूम में आकर रूम लॉक करते देखा। वो शॉक में थी। पूछने पे उसने कहा कि दरवाजे पे कोई क्रीपी सा आदमी खड़ा है जिसे वो नहीं जानती। मुझे लगा कि वो पिज्जा डिलीवरी वाला है। मैं एलेक्सा के साथ वहां जाके चेक किया तो वहां कोई नहीं था। एलेक्सा ने मुझे स्वेयर किया कि वो झूठ नहीं बोल रही है और सच में वहां कोई था। तभी अचानक पीछे के दरवाजे की खुलने की आवाज आई। हमने एक दूसरे की तरफ हॉरिफाइड एक्सप्रेशन से देखा और भागते हुए अपने रूम में आ गए और दरवाजा बंद कर दिया। हमने सोचा अगर हम अंदर छुपे रहे तो वो जो भी है वो यहाँ से चला जाएगा। बट समथिंग कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड हैपेंड नेक्स्ट। अचानक एलेक्सा की चीख निकल गई और उसने खिड़की की तरफ इशारा किया जहां अंधेरे में एक आदमी का सर दिखाई दे रहा था, स्टैंडिंग देयर स्टिल लुकिंग एट अस। वो आदमी अपने हाथ में कैमरा पकड़े हुए था, जो सिचुएशन को और भी हॉरिफिक बना दिया। हम 2nd फ्लोर पे थे, विच मीन्स उसने लैडर का यूज करके ऊपर आया होगा। हम दोनों चिल्लाते हुए घर के बेसमेंट में पहुंचे, जो कि सेफ था। पूरी रात हम वहीं रुके।
until एलेक्सा के पेरेंट्स घर वापस नहीं आ गए। हमने उनको सब कुछ बताया। वो शॉक थे, पर कोई क्या कर सकता है। अगले दिन मैं अपने घर आ गया और तभी मेरे पास एलेक्सा का टेक्स्ट आया और उसने बताया कि सी लुक्ड एट हर इंस्टाग्राम और उस आदमी की फोटोज होम इंट्रूडर से मैच करती है। आई टोल्ड हर टू रिपोर्ट टू पुलिस, पर हमें पता नहीं था कैसे। एंड अ सेकेंड टाइम हमने उसका इंस्टा अकाउंट चेक करना चाहा तो द अकाउंट वाज डिलीटेड। हमें वो आदमी फिर कभी नहीं दिखा। एंड नाउ हम अपना इंस्टा प्राइवेट रखते हैं। टू 2019 की हैलोवीन मेरी सबसे बेकार हैलोवीन थी। मैं मुंबई के एक टाउन में रहता हूँ, इसलिए हम हैलोवीन को इतने एंथुजियास्टिकली नहीं मनाते। हमारे यहाँ ट्रिक और ट्रीटर्स भी ज्यादा नहीं मिलते भी हैं तो ज्यादा से ज्यादा 4 या 5। पर मुझे पर्सनली हैलोवीन त्योहार बहुत पसंद है, अनलाइक माई पेरेंट्स जिन्हें हैलोवीन जरा भी नहीं पसंद, जिस वजह से हैलोवीन की सारी तैयारी मेरे जिम्मे थी, फ्रॉम डेकोरेशंस टू कैंडीज डिस्ट्रीब्यूशंस एवरीथिंग। लेकिन इस साल खराब मौसम के कारण हैलोवीन की शाम 6 बजे से ही बारिश होने लगी थी, विच मीन्स मेरे सारे एफर्ट्स जो मैंने डेकोरेशंस वगैरह में लगाए थे वो वेस्ट हो चुका था। पर ये सब इग्नोर करके मैंने स्टिल लिविंग रूम में बैठकर ट्रिक और ट्रीटर्स का वेट करता रहा और साथ में टाइम पास के लिए हॉरर मूवीज देखता रहा। करीब आधे घंटे के बाद ग्रुप चैट पे मुझे मेरे दोस्त मनीष का मैसेज मिला, जिसमें वो पूछ रहा था कि क्या हम ट्रिक और ट्रीटिंग के लिए जाना पसंद करेंगे। पहले तो मैं कंफ्यूज हुआ। आई मीन इट्स बीन अ व्हाइल सिंस वी हैव गॉन टू ट्रिक और ट्रीटिंग, पर मैंने जाने का डिसाइड किया क्योंकि बाहर जाकर मस्ती करना ज्यादा बेहतर था रादर देन घर पे बैठकर वेट करना। और वैसे भी दरवाजे पे कोई आ भी नहीं रहा था। मेरे दूसरे दोस्त मानसी और अली भी रेडी हो गए और मनीष से मिलने की जगह पूछने लगे। कुछ देर बाद मनीष ने मैसेज किया कि वो नहीं आ पाएगा, विच वॉज वियर्ड बिकॉज उसने ही तो ये प्लान सजेस्ट किया था एंड नाउ वही नहीं आ रहा था। पर मनीष ने एक हाउस का एड्रेस दिया और बताया कि यहाँ बहुत सारी कैंडीज रखी हुई हैं। मैं, मानसी और अली उस घर के पास जाने लगे। आधे घंटे के अंदर हम वहाँ पहुँच चुके थे, जहाँ एज यूजुअल एक बड़ा सा टेबल और उस टेबल पे एक बड़ा सा पंपकिन बॉल रखा था फिल्ड विद कैंडीज। हम तुरंत उस घर की तरफ गए। अली जल्दी जल्दी कैंडीज उठाने लगा और मानसी विंडोज चेक करने लगी टू सी कि कोई हमें देख तो नहीं रहा। अली उस पंपकिन बॉल को लगभग खाली कर चुका था, पर हमने कुछ कैंडीज उसमें छोड़ दी ताकि किसी को शक ना हो। हम उस घर से जाने के लिए मुड़े ही थे कि अचानक हमने देखा कि सामने से 2 लोग क्लाउन गेटअप में हमारी तरफ आ रहे हैं। उन क्लाउन्स के चेहरे पे बड़ा सा पेंटेड स्माइल था और एक अनसेटलिंग सी वाइब आ रही थी। उन्हें देखकर हम सब डीप डाउन क्रिप्ट आउट फील कर रहे थे। अचानक मानसी चिल्ला पड़ी जब उसने देखा कि वो क्लाउन हमारी तरफ दौड़ते हुए आ रहा था। हम तीनों एक ही डायरेक्शन में भागने लगे। वहां से कुछ हैली दूर मनीष का घर था। भागते हुए हम मनीष के घर पहुंचे। वहां पहुंच के हमने मनीष का डोर नॉक किया तो मनीष बाहर आया। वो हमें कॉस्ट्यूम में देखकर जोर जोर से हंसने लगा और पूछा कि व्हाट द हेल वी आर डूइंग। तुमने ही तो बोला था कि हमें ट्रिक और ट्रीटिंग के लिए जाना चाहिए। हम सब मनीष के रूम में अंदर गए, जहां हमें पता चला कि उसने अपनी फोन 2 दिन पहले ही कहीं खो दी थी। And that idea of going for trick or treating was suggested by a complete stranger. Probably एक ट्रैप था उन क्लाउन्स द्वारा हम जैसे बच्चों को ट्रैप करने का। हम सारे बहुत बुरी तरह से टेरिफाइड थे। आधे घंटे वहां रुकने के बाद हम सब अपने घर चले आए। मैं घर आकर अपनी मूवी फिनिश किया और बाहर कैंडी बॉल चेक करने गया। आई वॉज शॉक्ड टू सी कि वो बॉल पूरी तरह से एम्प्टी था और उसमें बस एक चीज थी, अ क्लाउन रबर नोज। ये देखकर मैं अंदर से अजीब फील करने लगा, एज इफ समवन वाज वाचिंग मी। मैंने तुरंत अपने पेरेंट्स को सब कुछ बताया और उन्हें वो क्लाउन नोज भी दिखाया जो मुझे बॉल में मिली थी। पर उन्होंने कहा कि इट्स जस्ट अ हैलोवीन प्रैंक और मुझे इसे ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। करीब 1 बजे रात को अचानक मेरे बेडरूम विंडो से अजीब आवाज आई, जैसे कोई पत्थर शीशे पे लगने की आवाज हो। मैं पूरी तरह से डर चुका था, पर क्यूरियोसिटी के कारण मैंने अपने बेडरूम विंडो की ब्लाइंड्स खोली। आई वॉज शॉक्ड टू सी कि मेरे सारे डेकोरेशंस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके थे। मैं ये सब देख ही रहा था कि अचानक एक कैंडी मेरे विंडो पे आके लगी और जब मैंने उस डायरेक्शन में देखा,
I saw them. At that moment, it felt like I had 100 pounds weight on my chest. वहां पे सामने वही 2 क्लाउन्स खड़े थे। मैं जोर से चिल्लाया और भागते हुए अपने पेरेंट्स के रूम में आ गया। उसके बाद जो हुआ उसे मैं डिटेल में ना बताकर बस इतना बताता हूँ कि हमने पुलिस को कॉल किया और वो क्लाउन्स नहीं मिले। ऑफिसर्स ने ये कहा कि वो उस घर को भी चेक करेंगे जहां हम ट्रिक और ट्रीटिंग के लिए गए थे। अगले दिन हमें पता चला कि वो घर अबैंडन्ड और सुनसान था और वहां कोई नहीं रहता था। ऑल्सो वहां छानबीन करने के बाद मनीष का फोन मिला। अगले दिन स्कूल में डिस्कस करने पर हमें पता चला कि उस रात हम चारों दोस्त मनीष, मानसी और अली सभी को क्रीपी एक्सपीरियंसेस हुए थे। आई डोंट नो कि उस क्लाउन ने हमें घर तक फॉलो किया था या समहाउ मनीष के फोन से ट्रैक किया था। ऑल आई नो कि ये वक्त फिर से हैलोवीन का है और वो क्लाउन्स आज तक पकड़े नहीं गए। संजीव ग्वालियर की एक मार्केटिंग कंपनी में मैनेजर की नौकरी करता था। एक बार काम करते करते उसे काफी देर हो गई। काम खत्म करके घर जाने के वास्ते वो ऑटो का इंतजार करने लगा। रात काफी हो चुकी थी। लगभग हर जगह लोग घरों की बत्तियां बुझाकर सो गए थे। संजीव ने सोचा कि ऑफिस के बिल्डिंग के सामने अकेले खड़े रहने से अच्छा होगा कि वो पैदल ऑटो स्टैंड तक चला जाए। वो पैदल ऑटो स्टैंड की तरफ चलने लगा। अंधेरी रात थी। दूर दूर तक सड़क पे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो सड़क पूरी तरह से सुनसान थी। अभी संजीव कुछ दूर ही चला होगा कि उसे महसूस हुआ कि उसके कदमों के साथ साथ किसी दूसरे के कदमों की आवाज आ रही थी। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो वहां पर कोई भी नहीं था। उसे लगा कि शायद उसे वहम हुआ है और वो आगे बढ़ गया, पर फिर से उसे वही दूसरा कदम सुनाई दिया। संजीव रुककर ध्यान से सुना तो सड़क के किनारे झाड़ियों के हिलने की आवाज आई। संजीव डर के मानो जम सा गया। अभी वो कुछ समझ पाता कि तभी उसे झाड़ियों में से 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दी जो उसी की तरफ देख रही थी। संजीव पूरी तरह से डर चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो चमकती आंखें धीरे धीरे संजीव की तरफ बढ़ ही रही थीं कि अचानक एक ऑटो संजीव के सामने आकर रुका। अरे भैया कहाँ जाओगे? भैया मोती झील चलोगे क्या? अरे बैठ जाओ भैया, हम भी वहीं जा रहे हैं। संजीव ऑटो में बैठकर अपने घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में ऑटो वाले ने बात बात में कहा, अरे भैया इतनी रात में आप अकेले यहाँ क्या कर रहे हैं? ये एरिया ठीक नहीं है। सुनने में आया है कि यहाँ एक भूत रहता है जिसका एक हाथ कटा हुआ है और आने जाने वाले लोगों को वो छोड़ता नहीं है। संजीव ऑटो वाले की बात सुन रहा था और हंसते हुए कहा, अरे भैया आप भी क्या मजाक कर रहे हो? ये भूत वूत कुछ नहीं होता, सब मनगढ़ंत कहानियां हैं और क्या। भाई साहब आप ठहरे पढ़े लिखे लोग, नहीं समझोगे। शुक्र मनाओ कि मैं आ गया, वरना एक बार तुम्हारा उससे पाला पड़ा ना तो फिर बात करने लायक नहीं रहोगे। भैया तुम रास्ते पे ध्यान दो, ऑटो चलाओ, मुंह नहीं। तब से बकवास किए जा रहे हो। संजीव दिन भर के थके होने के नाते थोड़ा चिढ़ा हुआ था। ऑटो वाला उस सुनसान रास्ते पर ऑटो चलाता रहा, लेकिन कुछ देर बाद अचानक ऑटो रुक गई। संजीव ने कहा, भैया ये ऑटो क्यों रोक दी? ऑटो वाले ने कुछ नहीं कहा। ऑटो उस सुनसान रास्ते के एकदम बीचों बीच खड़ी थी। आसपास इंसान तो दूर, कोई परिंदा भी नजर नहीं आ रहा था। मैं पूछ रहा हूं ऑटो क्यों रोक दिया? साहब पैसे। अरे यार तो ये पहुंचाने के बाद मांगना था ना। ऐसे बीच रास्ते में ऑटो खड़ा करके कौन पैसे मांगता है? संजीव ने पैसे बढ़ाते हुए ऑटो वाले से कहा। जैसे ही ऑटो वाले ने पैसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया, उसका ओढ़ा हुआ शॉल नीचे गिर गया। उसके बाद जो सामने दिखा उसे देखकर संजीव का मानो पैरों तले जमीन खिसक गई। उस ऑटो वाले का एक हाथ बिल्कुल वैसे ही कटा था जैसे उसने उस भूत के बारे में बताया था। उसके हाथ से लगातार खून नीचे टपक रहा था। संजीव ये देखकर बिल्कुल डर गया और ऑटो से निकलकर उस सुनसान रास्ते पर भागने लगा।
भागते भागते थोड़ी दूर पर उसे एक छोटा सा चाय का दुकान दिखा। दौड़ता हुआ वो काफी दूर आ चुका था और थक भी गया था। संजीव हांफते हुए दुकान के बेंच पे बैठा। अरे भाई साहब, क्या हो गया? आप तो ऐसे डर रहे हो जैसे कि आपने कोई भूत देख लिया हो। वो ऑटो वाला। अरे कौन ऑटो वाला? वो ऑटो वाले ने कहा कि यहाँ एक भूत है जिसका हाथ कटा है। मैंने देखा तो उसका हाथ कटा था। क्या भाई साहब, आप भी मस्खरों के इलाके में किसी के मस्खरी के शिकार हो गए? ये भूत वूत जैसा कुछ नहीं होता है, सब मन की फितूर है। संजीव उस चाय वाले की बात सुनकर रिलैक्स हुआ और बेंच पे बैठकर थोड़ा सुस्ताने लगा। तभी उस चाय वाले ने कहा, वैसे भाई साहब, उस ऑटो वाले ने जो हाथ आपको दिखाया था, जी, क्या वो यही हाथ है? ये देखकर संजीव के होश उड़ गए। संजीव वहां से उठ के भागने लगा। जब पीछे मुड़ के देखा तो चाय वाले के साथ साथ वहां ऑटो वाला भी खड़ा था और दोनों जोर जोर से हंस रहे थे। भागता हुआ संजीव एक बस स्टॉप पे पहुंचा। वहां एक आदमी ऑलरेडी बस का वेट कर रहा था। वहां पहुंचकर संजीव बैठा और हाँफने लगा। संजीव को परेशान देख वो आदमी संजीव के पास आया। भाई साहब, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? सब खैरियत तो है? भाई साहब, आज मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है। मुझे एक ऑटो वाला मिला जिसका एक हाथ कटा हुआ था और उस चाय वाले का भी। भाई साहब, आप थक गए हैं, आराम कीजिए। ये इलाका सुनसान है इसलिए आपको वहम हुआ है। वैसे भाई साहब, कहीं वो हाथ ऐसे तो नहीं थे? अलार्म की आवाज सुन संजीव की नींद खुली। उठकर उसने देखा तो वो अपने कमरे में आराम से सो रहा था। अपनी माँ को आता देख उसने अपनी माँ से कहा, मैंने बहुत बुरा सपना देखा। अरे बेटा, बुरा सपना कभी सच नहीं होता। और वैसे भी शहर में कोई कटे हुए हाथ वाला भूत होता तो अब तक सबको पता चल ही गया होता। ये सब छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना लाती हूँ। ये कहकर वो वहां से जाने लगी। एक मिनट, मैंने तो आपको नहीं बताया कि सपने में मैंने क्या देखा, तो आप कैसे जान गई कि मैंने कटे हुए हाथ वाले लोगों को देखा? क्योंकि मुझे पता है कि उनके हाथ बिल्कुल ऐसे थे। शाम के करीब 7 बज रहे थे। मैंने अपने दोनों वर्कर्स को घर जाने को कहा और कार ठीक होने के बाद खुद भी निकलने का प्लान बनाया। लेकिन कार में ज्यादा गड़बड़ी होने के कारण मुझे घंटों लग गए। रात के करीब 10:30 हो रहे थे। मैंने तुरंत अपना बैग पैक किया और निकलने लगा। अभी मैं अपने गैराज के बाहर ही आया था कि मैंने देखा कि एक कार दूर से आ रही थी। वो कार गैराज के पास आकर रुकी और उसमें से एक लेडी बाहर आई और मेरी तरफ आकर बोली, मेरी कार खराब हो गई है, क्या आप प्लीज इसे ठीक कर सकते हैं? पहले तो मैंने मना किया, पर काफी लेट हो चुका था। ऐसे में उस औरत को वहां छोड़ना मुझे ठीक नहीं लगा, इसलिए मैं कार ठीक करने को राजी हो गया। मैं कार के नजदीक गया, जहां पर मैंने नोटिस किया कि कार में वो अकेली नहीं थी, वहां एक और आदमी बैठा था। वो कार का ड्राइवर लग रहा था, क्योंकि उसने ड्राइवर वाले यूनिफॉर्म पहन रखे थे। देखने में वो काफी शैडी लग रहा था, लाइक फटे कपड़े और बेतरतीब बाल। पर ये मेरा कंसर्न नहीं था। मैंने उसे बोनट खोलने को कहा। उसने चुपचाप बोनट खोला और वहीं कार में बैठा रहा। मैं गाड़ी ठीक करने लगा, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। I mean, कार में सब कुछ नॉर्मल था। तब ये लोग यहाँ क्यों रुके थे? मैं वापस उन लेडी के पास गया और बोला, मैडम सब ठीक तो है? आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है? इस पर उस लेडी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप वहीं खड़ी रही और एक अजीब तरह से मेरी तरफ देखती रही। तभी अचानक वो ड्राइवर कार से बाहर आया। वो कार के पास ही खड़ा रहा। उसने हाथ में कुछ पकड़ रखा था। जब मैंने ठीक से देखा तो वो एक नाइफ था जिस पर खून लगा हुआ था। ये देखकर मैं डर गया और पीछे हटने लगा। पीछे हटते हटते मैं उस औरत के पीछे पहुंच चुका था। उस औरत के पीछे मैंने देखा कि उसके पीठ पे बहुत सारे चाकू के घाव हैं
और वहां से ढेर सारा खून बह रहा था। तभी अचानक उस औरत का सर खून के उल्टा हो गया और वो एक अजीब सी डीमन में बदल गई। ये देखकर मैं पूरी तरह से डर गया और वहीं फेंट होकर गिर गया। अगली सुबह मेरे वर्कर्स ने मुझे उठाया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रात में आखिर क्या हुआ था। उस दिन मैंने गैराज बंद कर दिया और अपने घर चला आया। मैं अब तक शॉक में था कि आखिर वो क्या था। तभी मैंने न्यूज में सुना कि शहर के नॉर्थ में एक कार में 2 डेड बॉडीज मिली हैं, जो कि एक औरत और उसके ड्राइवर की थी। इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला था कि ड्राइवर ने उस औरत को मारने के बाद खुदकुशी कर ली थी। और अजीब बात ये थी कि वो कार जहां मिली थी वो जगह मेरे गैराज से करीब 3 ब्लॉक दूर था। वो क्या था? उस औरत की स्पिरिट जो मुझसे कांटेक्ट करना चाहती थी या कुछ और, मुझे नहीं पता। पर वो जो भी था बहुत ही भयानक था। मेरा नाम माइक है और मैं हाई स्कूल में पढ़ता हूँ। एक बार मैं इंस्टाग्राम पे फीड्स ब्राउज कर रहा था। मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड एलेक्सा की फोटो देखी, जो कि उसने अपने बैकयार्ड में क्लिक करके पोस्ट की थी। मैंने उसे लाइक किया और कमेंट करने जा रहा था। मैंने उसके सारे कमेंट्स चेक किए, शुरू से लेकर अंत तक के। एंड एट द वेरी बॉटम एक कमेंट था बाय अ यूजर नेम Jam666। उस कमेंट में लिखा था, You are one very hot little lady. मैं पहले ही बता दूं, मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों 16 साल के हैं। उसके बाद जब मैंने उसके प्रोफाइल को खोला तो वो एक 40 साल का अधेड़ था। ज्यादातर उसके फोटोज अजीब सी जगहों के थे, जैसे कोई सीनरी, पत्थर, आधे बियर की बोतल वगैरह। उसके ज्यादातर पिक्चर्स पे एक भी लाइक्स नहीं थे और कुछ पे 1 या 2। उसके केवल 15 फॉलोअर्स थे और उसने ऑलमोस्ट 300 से ज्यादा लोगों को फॉलो कर रखा था। मोस्टली वेयर अंडर एज गर्ल्स। मैंने एलेक्सा को उस कमेंट के बारे में टेक्स्ट किया और उसको रिमूव एंड ब्लॉक करने को कहा। उसने तुरंत रिप्लाई किया, हाँ सच में, ही इज सो क्रीपी। एलेक्सा ने उस अकाउंट को ब्लॉक कर दिया। नाउ रिलैक्स्ड मैंने उसकी फोटो को लाइक किया और उस पर कमेंट किया। नेक्स्ट डे आफ्टर स्कूल मैं और एलेक्सा साथ में घर वापस आ रहे थे। हमारा घर आसपास ही था। रास्ते में हमने नोटिस किया कि एक व्हाइट कार स्लोली हमारे साथ चल रही थी। ये थोड़ा सस्पेक्टिंग था, इसलिए एलेक्सा ने मुझे अपने साथ अपने घर चलने को कहा। उस कार में जो भी था उसने अपनी कार स्लो कर ली जब हम अपने घर पहुंचे, और जैसे ही अपने घर में एंटर किए वो तेजी से वहां से चला गया। बच्चे होने के नाते ये हमारे लिए बहुत अजीब चीज थी। हमें ऐसा फील हो रहा था कि हमें फॉलो किया जा रहा है। मैं एलेक्सा के घर पूरे दिन रुका। हमने अपने बायोलॉजी प्रोजेक्ट पे साथ में काम किया और चूंकि अगले दिन संडे था इसलिए मैं एलेक्सा के घर रुक गया। आई मीन आवर पेरेंट्स न्यू कि हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, सो दे वर ओके विद दैट। उस रात हमने पिज्जा ऑर्डर किया क्योंकि एलेक्सा के पेरेंट्स घर पे नहीं थे। दैट आल्सो मीन्स कि घर पे हम अकेले थे, सो हम जितना लाउड हों दैट वाज़न्ट द इशू। कुछ देर ही हुआ था कि हमें दरवाजे पे नॉक सुनाई दिया। आवाज बहुत हल्की थी बिकॉज हम दोनों एलेक्सा के रूम में थे। एलेक्सा दरवाजा खोलने गई। वैसे एलेक्सा बहुत कॉन्शियस पर्सन थी, इसलिए जब उसे आने में लेट हुआ तो मुझे लगा कि वो जांच रही होगी कि दरवाजे पे कौन है। पर मैं कंफ्यूज तब हो गया जब मैंने उसे धीरे धीरे रूम में आकर रूम लॉक करते देखा। वो शॉक में थी। पूछने पे उसने कहा कि दरवाजे पे कोई क्रीपी सा आदमी खड़ा है जिसे वो नहीं जानती। मुझे लगा कि वो पिज्जा डिलीवरी वाला है। मैं एलेक्सा के साथ वहां जाके चेक किया तो वहां कोई नहीं था। एलेक्सा ने मुझे स्वेयर किया कि वो झूठ नहीं बोल रही है और सच में वहां कोई था। तभी अचानक पीछे के दरवाजे की खुलने की आवाज आई। हमने एक दूसरे की तरफ हॉरिफाइड एक्सप्रेशन से देखा और भागते हुए अपने रूम में आ गए और दरवाजा बंद कर दिया। हमने सोचा अगर हम अंदर छुपे रहे तो वो जो भी है वो यहाँ से चला जाएगा। बट समथिंग कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड हैपेंड नेक्स्ट। अचानक एलेक्सा की चीख निकल गई और उसने खिड़की की तरफ इशारा किया जहां अंधेरे में एक आदमी का सर दिखाई दे रहा था, स्टैंडिंग देयर स्टिल लुकिंग एट अस। वो आदमी अपने हाथ में कैमरा पकड़े हुए था, जो सिचुएशन को और भी हॉरिफिक बना दिया। हम 2nd फ्लोर पे थे, विच मीन्स उसने लैडर का यूज करके ऊपर आया होगा।
हम दोनों चिल्लाते हुए घर के बेसमेंट में पहुंचे, जो कि सेफ था। पूरी रात हम वहीं रुके अंटिल एलेक्सा के पेरेंट्स घर वापस नहीं आ गए। हमने उनको सब कुछ बताया। वो शॉक थे, पर कोई क्या कर सकता है। अगले दिन मैं अपने घर आ गया और तभी मेरे पास एलेक्सा का टेक्स्ट आया और उसने बताया कि सी लुक्ड एट हर इंस्टाग्राम और उस आदमी की फोटोज होम इंट्रूडर से मैच करती है। आई टोल्ड हर टू रिपोर्ट टू पुलिस, पर हमें पता नहीं था कैसे। एंड अ सेकेंड टाइम हमने उसका इंस्टा अकाउंट चेक करना चाहा तो द अकाउंट वाज डिलीटेड। हमें वो आदमी फिर कभी नहीं दिखा। एंड नाउ हम अपना इंस्टा प्राइवेट रखते हैं। ये कहानी उस वक्त की है जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था। क्रिसमस की छुट्टियां चल रही थी। मैं गांव में रहता था, जिसके कारण हमारे आसपास का जगह काफी डल था। वैसे हम क्रिश्चियन नहीं थे, पर फिर भी मैंने अपने घर में क्रिसमस ट्री लगा रखा था। त्योहार के वक्त डेकोरेशंस एंड लाइट्स के कारण हमारा छोटा सा घर मानो जी उठता था, जो मुझे बहुत पसंद था। क्रिसमस की रात मैं अपने दोस्तों से मिलकर वापस अपने घर आ गया। मेरे घर पे कोई नहीं था, क्योंकि मेरे भाई को उसके कॉलेज से छुट्टी नहीं मिली थी और मेरे पेरेंट्स भी कुछ दिन के लिए बाहर गए थे, विच मेड मी सैड। पर मैं क्या कर सकता था। घर पे मैं अकेला था, इसलिए मैं टीवी देखने लगा। मेरे भाई ने फ्लैश के सारे एपिसोड्स रिकॉर्ड करके रखे थे, जिसे मैं काफी एंजॉय कर रहा था। अभी थोड़ी देर हुई थी कि एक अजीब सी वैन मेरे घर के सामने से गुजरी, बट इट वॉज क्रिसमस ईव और मुझे लगा कि कोई टॉय या आइसक्रीम वैन होगी और उसे इग्नोर करके मैं टीवी देखने लगा। नो मोर देन 5 मिनट्स और किसी ने मेरे दरवाजे पे नॉक किया। मैंने दरवाजा खोल के देखा तो ये क्या, अ क्लाउन म्यूजिक बॉक्स। Is that supposed to be a joke? I was little creeped out, क्योंकि उस वक्त हमारे एरिया में बच्चों के गायब होने और क्लाउन साइटिंग्स की बातें बहुत चर्चा में थी। पर मैंने इन बातों पे ज्यादा देर तक ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगा कि हो सकता है कोई मेरे साथ प्रैंक कर रहा हो या किसी शैतान बच्चे की ये करतूत हो, और मैं वापस आके टीवी देखने लगा। अभी कुछ देर ही बीता था कि अचानक फिर से कोई मेरा दरवाजा खटखटा रहा था। जाकर देखा तो वहाँ कोई और नहीं, सेंटा क्लॉज खड़ा था। मेरा मतलब एक आदमी सेंटा क्लॉज की ड्रेस में। मैंने बोला, सेंटा क्लॉज मेरे घर पे? मैरी क्रिसमस सेंटा क्लॉज। और तभी अचानक मैंने जल्दी से दरवाजा बंद किया। ये एक क्लाउन था जो सेंटा की ड्रेस में मेरे घर आया था। आई वॉज शॉक्ड टू नो कि वो क्लाउन्स की कहानियां और बच्चों का गायब होना सच था। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि वो क्लाउन मेरे विंडो के पास आ गया और मुझे देखने लगा। दिस वॉज द चांस कि मैंने उसे अच्छे से देखा। सच कहूँ तो उसे देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कोई आदमी है जिसने मेकअप कर रखा है, बट इंस्टेड ही लुक्ड सो रियल। मैं बहुत डर गया था, क्योंकि उसकी और मेरे बीच केवल एक विंडो का फर्क था। मैं जल्दी से वहाँ से क्रॉल करते हुए एक सेफ प्लेस पे आया और 100 नंबर कॉल किया। टू बी ऑनेस्ट, इतने सालों में पहली बार आई वॉज स्केयर्ड फॉर माई लाइफ। मैं वहीं टेबल के नीचे छिप के बैठा रहा और पुलिस के आने का इंतजार करता रहा। एवरी मिनट, एवरी सेकेंड फेल्ट लाइक एन आवर। वहाँ थोड़ा भी आवाज होता था तो मैं चौंक जाता था, पर थोड़ी देर बाद मैं रिलैक्स हुआ जब मुझे पुलिस की ब्लू एंड रेड लाइट दिखाई दी। कॉप्स हैड अराइव्ड। उन्होंने मेरे घर और आसपास के जगहों की खोजबीन की, पर वहाँ कोई नहीं था। वो म्यूजिक बॉक्स, वैन, ऑल वेयर वैनिश्ड, जस्ट गॉन। उस दिन के बाद मैं अपने भाई के घर मूव कर गया, जो कि शहर में था। यहाँ गांव जैसा एकांत नहीं था, पर मैं यहाँ ज्यादा सेफ था। ये कहानी अश्विन की है, जो कि एक व्यापारी था। जिस वजह से अश्विन का ज्यादातर वक्त ऑफिस में बीतता था। उसे अक्सर घर जाते हुए देर हो जाती थी और वो देर रात घर पहुंचता। ऐसे ही एक दिन ऑफिस में बहुत ज्यादा काम होने की वजह से अश्विन को काफी देर हो गई। उसे घर जल्दी जाना था, इसलिए उसने शॉर्टकट रास्ता चुना। वो रास्ता थोड़ा कच्चा था और बहुत ही सुनसान था। वो उस रास्ते पे चला जा रहा था, जो कि एक गांव से होते हुए जाता था। ये रास्ता इतना सुनसान था कि रात के वक्त दूर दूर तक इंसान तो क्या, जानवर भी भटकने की हिम्मत नहीं करते थे। अभी अश्विन कुछ दूर ही आगे बढ़ा कि उसने देखा कि सामने एक कार खड़ी थी। भला ये कार यहाँ क्या कर रही है? अश्विन ने जब आसपास नजर दौड़ाई तो वहां कोई नहीं था। उसे घर जाने की जल्दी थी, इसलिए वो उतर के वहां कार को देखने के बजाय घर जाना ज्यादा बेहतर समझा और उसने अपनी कार आगे बढ़ा ली।
कुछ दूर चलने के बाद उसने देखा कि सामने एक लड़की जो कि पैदल जा रही थी। उसे फिर से ताज्जुब हुआ, इस सुनसान रात में ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। अश्विन ने उस लड़की के बगल में कार रोकी और उससे पूछा कि वो इतनी रात इस सुनसान रास्ते पे क्या कर रही है। इस पर उस लड़की ने बताया कि वो शहर से गांव वापस आ रही थी और रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई, जिस पर अश्विन को सारा माजरा समझ आया और उसने उस लड़की को घर छोड़ने का डिसीजन लिया। कुछ दूर पे एक मोड़ आने के बाद उस लड़की ने अश्विन को गाड़ी रोकने को बोला और कहा कि वो यहाँ से घर चली जाएगी। अश्विन ने गाड़ी रोकी और वो लड़की वहां से चली गई। इसके बाद अश्विन अपनी घर की तरफ आने लगा। रास्ते भर अश्विन उसी लड़की के बारे में सोचता रहा। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी और अश्विन को पसंद आ गई थी। अगले दिन जब अश्विन ऑफिस गया तो उसने देखा कि वही लड़की वहां ऑफिस में आई थी, नौकरी की तलाश में। उसे देखकर अश्विन बहुत खुश हो गया और उसने तुरंत उसे नौकरी दे दी। उसने अश्विन को अपना नाम सुनहरी बताया। सुनहरी रोज ऑफिस में काम करने आती और देखते ही देखते अश्विन और सुनहरी को प्यार हो गया। ये दोनों एक दूसरे को इस तरह चाहने लगे कि अश्विन ने अपने घर पे सुनहरी के बारे में सबको सब कुछ बता दिया। और चूंकि अश्विन एक सफल व्यापारी था, उसके घर वालों को इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं थी। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चला, पर अचानक शहर में लोगों की बड़ी ही अज्ञात तरीके से मौत होने लगी। शहर में जिन लोगों की भी मौत होती, उन लोगों के शरीर में एक भी बूंद खून नहीं मिलता था। हर कोई इसी बातों का पता लगाना चाहता था कि इन हत्या के पीछे हाथ किसका है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना था कि ये सब काम किसी पिशाच का है। कुछ दिन बाद जब एक बार अश्विन की माँ किचन में कुछ काम कर रही थी, तभी अचानक उन्हें बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। जब खिड़की से उन्होंने देखा तो जो नज़ारा उनके सामने था, उसे देखकर सर से पैर तक वो कांप उठी। वहां सामने सुनहरी बेजान हालत में पड़ी हुई थी। अभी अश्विन की माँ कुछ समझ पाती, उससे पहले अचानक ही उनके आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। शाम में जब अश्विन घर आया तो उसने देखा कि घर में सुनहरी और माँ दोनों ही जमीन पे गिरे हुए हैं। जब उसने दोनों को उठाने की कोशिश की तो सुनहरी की अभी भी सांस चल रही थी, पर उसके माँ की मौत हो चुकी थी। अश्विन इस बात से बहुत दुखी हुआ और वो वापस अपनी माँ के कमरे में आया। उस कमरे में उसने पाया कि उसकी माँ ने बिस्तर के नीचे कुछ छुपा के रखा था। जब अश्विन ने उसे निकाला तो वो एक चिट्ठी थी जिसमें कुछ चीजें लिखी हुई थी। अश्विन उस चिट्ठी को पढ़ने लगा। जैसे जैसे अश्विन उस चिट्ठी को पढ़ता, उसकी आंखों में गुस्से और आंसू की बाढ़ सी निकलने लगी। तो क्या है इस चिट्ठी का रहस्य और कौन है जो इस शहर में लोगों को अज्ञात तरीके से मार रहा है? मेरा नाम रोहन है। मैं दिल्ली में रहता हूँ और यहीं रहकर जॉब भी करता हूँ। मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ। मेरी वाइफ का नाम आरती है। हम अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। हर बार की तरह एक बार संडे को मैं घर बैठकर कुछ किताबें पढ़ रहा था, तभी मेरे फोन पर एक कॉल आया। हेलो। हेलो रोहन। हाँ, मैं रोहन बोल रहा हूँ। आप कौन? रोहन, मैं रिया बोल रही हूँ। रिया तुम? रोहन, क्या तुम मुझसे आज मिल सकते हो? हाँ क्यों नहीं रिया, जरूर, मैं तुमसे जरूर मिल सकता हूँ। ठीक है, शाम के 4 बजे तुम चौक के रेस्टोरेंट में मिलो। ठीक है। ये कहकर हमने फोन कट कर दिया। फोन कट करने के बाद मैं कुछ पुरानी यादों में खो गया। रिया मेरी स्कूल की फ्रेंड थी जिसे मैं मन ही मन बहुत प्यार करता था, और वो थी भी ऐसी कि हर कोई उसकी तारीफ करता रहता था। हमेशा हंसती, हमेशा खुश रहती और सबसे प्यार से बात करती। मैं और रिया काफी अच्छे फ्रेंड थे, पर मैं कभी रिया को ये नहीं बता पाया कि मैं उसके लिए क्या महसूस करता हूँ, क्योंकि मैं डरता था कि अगर रिया ने मना कर दिया तो कहीं हमारी दोस्ती भी ना टूट जाए। आज भी मुझे याद है हमारे स्कूल का वो लास्ट टूर, जिसमें मैं बस में उसके बगल में बैठा था और बाहर बारिश हो रही थी। वो बारिश को देखती और मैं उसको। समय बीता और उसकी शादी एक बहुत बड़े घर में हो गई और हमारा मिलना, हमारा बात करना सब बंद हो गया। अब रिया केवल मेरी यादों में ही थी। लेकिन अचानक आज उसका फोन आया। आखिर क्या बात थी?
क्यों रिया ने आज मुझे फोन किया। खुशी भी थी कि आज 10 साल बाद मैंने रिया से बात किया और उससे मिलूंगा भी, लेकिन चिंता भी कि 10 साल से जिसे मैंने देखा भी नहीं आज अचानक फोन क्यों किया, बात क्या है। यही सोचते हुए मैं सो गया और जब आंख खुली तो शाम के 3:30 हो रहे थे। मैं जल्दी से तैयार होकर रेस्टोरेंट की तरफ निकल पड़ा। रेस्टोरेंट में पहुंचकर मैं रिया को ढूंढने लगा। मैंने काफी नजर दौड़ाई पर रिया सामने नहीं दिख रही थी। रेस्टोरेंट में काफी भीड़ थी और तभी अचानक कोने वाली सीट में मैंने रिया को देखा। मैं उससे काफी दूर खड़ा था। मैं मन ही मन सोच रहा था, क्या ये वही रिया है जो कभी हुआ करती थी। वो काफी बदल गई थी। जो रिया हमेशा हंसती मुस्कुराती, अभी वो उतनी ही शांत दिख रही थी। उसके अंदर अब वो पहले सी कोई बात नहीं थी। मैं चिंतित था। मैं उसके पास पहुंचा। अरे रोहन, आ गए तुम। रोहन, आने के लिए थैंक यू सो मच। क्यों नहीं आता रिया, तुम मेरी इतनी अच्छी दोस्त जो हो। तुम ही मुझे भूल गई थी। नहीं रोहन, मैं भूली नहीं, बस टाइम नहीं मिला तुमसे बात करने का कभी। आज अचानक मेरी याद कैसे आ गई तुम्हें? रोहन, मैं तुम्हें कुछ काम से यहाँ बुलाई हूँ। क्या काम? रोहन, तुम्हें तो पता ही है कि मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन मेरा परिवार अच्छा नहीं है। मेरे माता पिता ने सब किया जो इन लोगों ने कहा, लेकिन ये फिर भी खुश नहीं रहते। आए दिन झगड़े, मारपीट, मैं परेशान हो चुकी हूँ। और मेरी जब से बेटी इस दुनिया में आई, तब से मुझ पर कुछ ज्यादा ही जुर्म किया जा रहा है। ये लोग मेरे माता पिता से अभी तक दहेज मांगते हैं। ये लोग बहुत बुरे हैं। तुम मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी को अपने पास रखो। लेकिन रिया, तुम्हारी फैमिली को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी कि मैं तुम्हारी बेटी को अपने पास रखूंगा? नहीं रोहन, उन्हें पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ है। रिया, तो वो तुम्हें मारेंगे नहीं और परेशान करेंगे इस बात से, तो इससे अच्छा है कि तुम पुलिस को कंप्लेंट कर दो। रोहन, तुम परेशान ना हो। अब वो मेरा कुछ नहीं कर सकते। परेशान तो तब करेंगे जब मैं इस दुनिया में रहूंगी। अब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। मैं मर चुकी हूँ और मैं बस अपनी बेटी को तुम्हारे पास छोड़ने आई हूँ। क्या? ये क्या कह रही हो? देखो रोहन, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। प्लीज मेरी बेटी को खूब सारा प्यार देना। ये कहते ही रिया वहां से ओझल हो गई और वहां थी तो केवल उसकी बेटी। मैं रिया की बेटी को लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। काश मैं उसे बोल पाता कि मैं उससे कितना प्यार करता था। मैंने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। हम दोनों ने उस नन्ही सी जान का नाम रिया रखा और हमने डिसाइड किया कि इस बच्ची को हम अपने बच्चे की तरह। विश्वास तो इंसान पे निर्भर करता है, पर सौरवी के साथ जो रहस्यमयी घटना घटी, उससे वो आज तक नहीं उबर पाई। सौरवी ने नई नई नौकरी ज्वाइन की थी और उसका आज तीसरा दिन था। ऑफिस में तीसरे दिन ही काफी सारा काम आया। सौरवी ने ठान लिया था कि आज मैं पूरा काम करके ही घर जाऊंगी, इसलिए वो देर रात तक ऑफिस में रुकी और अपना डिनर बाहर से मंगवा लिया। डिनर करने के बाद उसने रिसेप्शन पे चाय मंगवाने के लिए कॉल किया। भैया एक चाय दे जाना, उधर से आवाज आई। जी मैडम। और उसके बाद सौरवी अपने काम में लग गई। थोड़ी देर बाद दरवाजे से आवाज आई। सौरवी बोली, भैया यहीं टेबल पे रख दीजिए ना चाय। पर दरवाजे से कोई आवाज नहीं आई। कुछ देर बीत गए पर चाय अब भी नहीं आया और दरवाजे से एक बार फिर, अरे चाय यहीं दे दो ना यार, क्या 4 बार अंदर बाहर कर रहे हो? कर क्या रहे हो तुम? सौरवी ने जब पलट के देखा तो वहां कोई नहीं था। वो उठकर इधर उधर देखने लगी कि आखिर चाय रखी कहाँ है, लेकिन उसे चाय कहीं नहीं दिखी। सौरवी दूसरे केबिन में गई, वहां भी कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही वो केबिन के दूसरी साइड गई तो एसी के डक्ट से बहुत ही ठंडी हवा आ रही थी
और इस वक्त तक ऑफिस से सभी लोग जा चुके थे। सौरवी ऑफिस में पूरी तरह से अकेली थी। वो वापस अपने डेस्क पे आकर काम करने लगी कि तभी अचानक सौरवी से ये अब बर्दाश्त नहीं हुआ और वो झल्लाते हुए बाहर रिसेप्शन पे गई और चिल्लाने लगी, अरे यार ये तुम लोगों ने क्या लगा रखा है? तब से बोल रही हूँ कि चाय टेबल पे रख दो, टेबल पे रख दो, अंदर बाहर किए जा रहे हो। सौरवी की बातें सुन सिक्योरिटी वाले ने कहा, मैडम अगली बार आप टेलीफोन पे कहना, अंदर से आपकी आवाज बाहर नहीं आती। सौरवी ने गुस्से से कहा, मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है? अभी 15 मिनट पहले टेलीफोन पे ही तो कहा था। पर मैडम मैं तो खाना खा के अभी जस्ट 2 मिनट पहले आया हूं। ये सब बातें अभी चल ही रही थी कि ऑफिस का केयरटेकर रामू वहां आया और सिक्योरिटी को आंखों से इशारा करते हुए सौरवी से कहा, मैडम इनका टेबल छोड़ना अलाउड नहीं है खाना खाने के अलावा। बहुत रात हो गई है, आप घर चली जाइए क्योंकि ये इलाका रात के वक्त थोड़ा सेफ नहीं है। सौरवी ने उसके आंखों के इशारे को देखकर समझ गई थी कि कुछ गड़बड़ है और सही सलाह मान लेनी चाहिए और वो अपने घर की तरफ निकल पड़ी। लिफ्ट में चढ़ने के बाद ग्राउंड फ्लोर का जैसे ही बटन दबाया वैसे ही लिफ्ट की लाइट्स जलने बुझने लगी। सौरवी काफी डर चुकी थी। ग्राउंड फ्लोर तक पहुंचते ही उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और तुरंत अपने घर की तरफ निकल पड़ी। अगले 10-15 दिनों तक उसके साथ उस ऑफिस में और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन 15 दिन के बाद एक दिन मंथ के सेकंड सैटरडे होने के नाते ज्यादातर लोग हाफ डे लीव लेकर जा चुके थे। सौरवी अपने फ्लोर पर बिल्कुल अकेली थी। सौरवी अपने डेस्क पे काम कर रही थी कि एक आवाज आई। जब उसने उस आवाज का पीछा किया तो पता चला कि ये आवाज लेडीज टॉयलेट से आ रही थी। उसने लेडीज टॉयलेट का जैसे ही दरवाजा खोला उसने देखा कि खिड़की खुली हुई थी। शायद बाहर से जो हवा आ रही थी उसी से दरवाजा इस तरह से आवाज कर रहा था। उसने खिड़की बंद किया और जैसे ही लेडीज टॉयलेट के बाहर निकली कि तभी सौरवी डरते हुए कांपते हुए कदमों के साथ बाथरूम की तरफ गई, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। अभी वहां वो कुछ देर ही थी कि अचानक सौरवी दौड़ती हुई रिसेप्शन में गई और डरते हुए सिक्योरिटी से कहा, भैया एक बार अंदर चल के चेक करिए, कोई है वहां पे। इस पर सिक्योरिटी ने कहा, मैडम मैं ये टेबल छोड़ नहीं सकता, मैं रामू को भेजता हूँ। थोड़ी देर में रामू आया और उसने बोला, अरे मैडम अब आप टेंशन मत लीजिए, हम आ गए हैं, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा है काम करिए, हम यहीं टहलते हैं और आप अपना काम करिए। सौरवी की जान में जान आई और उसने दोबारा काम करना शुरू किया। अभी थोड़ी देर ही हुआ कि अचानक उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। ये आवाज लेडीज टॉयलेट की तरफ से आ रही थी। उस तरफ जाकर देखा तो रामू वहां दरवाजे पे खड़ा था। सौरवी चिल्लाई, तुम किससे बात कर रहे हो? रामू ने कहा, किसी से भी तो नहीं मैडम, मैं तो यहाँ चुपचाप खड़ा हूँ। अपना मोबाइल दिखाओ। मैडम मेरे पास तो मोबाइल है ही नहीं। परेशान सी सौरवी जल्दी जल्दी काम निपटा कर अपने घर की तरफ निकली। लिफ्ट में चढ़ने के बाद लिफ्ट जैसे जैसे नीचे जा रहा था, लिफ्ट में लगे एसी के ठंडे हवा के साथ साथ एक अजीब सी सिहरन महसूस हो रही थी। तभी सौरवी ने सुना कि लिफ्ट के साथ साथ किसी के कदमों की आवाज आ रही थी, जो लिफ्ट को फॉलो करते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। लेकिन ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचने पर न तो पैरों की आवाज थी और न ही उसे वहां कोई दिखाई दिया। बस एक आवाज आई, जैसे तैसे सौरवी अपने घर पहुंची। अभी वो घर पहुंची ही थी कि उसका फोन बजा। फोन सौरवी की मां का था। उन्होंने बताया कि सौरवी के पिताजी का इमरजेंसी ऑपरेशन होना है, जिसके लिए तुरंत 2 लाख रुपए चाहिए। सौरवी ने तुरंत लैपटॉप में डोंगल लगाया, पर इंटरनेट कनेक्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिर में थक हार कर उसने ऑफिस में जाकर
वहां के कंप्यूटर से पैसे ट्रांसफर करने का डिसीजन लिया। ऑफिस पहुंचकर उसने देखा कि रिसेप्शन पे कोई नहीं था। चुपचाप वो अंदर गई और इंटरनेट पे पैसे ट्रांसफर करने लगी कि अचानक एक आवाज आई। ये आवाज बाथरूम के अंदर से आ रही थी। दबे कदम सौरवी जब बाथरूम के पास गई और दरवाजा खोला तो देखा कि वहां रामू खड़ा था। रामू को बाथरूम में देख सौरवी को बहुत अजीब लगा। उसने कहा, अरे रामू भैया, यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर रामू ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप शीशे के सामने खड़ा रहा। सौरवी ने फिर से कहा, रामू भैया, मेरे लिए एक चाय लेकर आओ ना प्लीज, मुझे जरूरी काम करना है। सौरवी वापस आकर काम करने लगी कि अचानक प्रिंटर से अपने आप ब्लैक प्रिंट्स बाहर आने लगे। सौरवी डर के मानो जम सी गई। तभी वहां रामू चाय लेकर आया और उसके केबिन में आते ही प्रिंटर मानो अपने आप ही रुक गया। चाय रखकर जैसे ही रामू बाहर गया वैसे ही प्रिंटर में फंसा आखिरी कागज बाहर आया। ये सारी चीजें सौरवी की आंखों के सामने हुई थी। उसने तुरंत रामू को अंदर बुलाया और काम खत्म होने तक उसे वहीं रहने को कहा। रामू अंदर आया और टहलने लगा। थोड़ी देर बाद फिर से खुसर पुसर की आवाज आने लगी। सौरवी ने तब तक पैसे ट्रांसफर कर लिए थे। वो सीधा रामू के पास गई और चीखने चिल्लाने लगी, किससे बात करते हो तुम? पागल वागल हो क्या? रामू ने इस बार कुछ भी नहीं कहा। चुपचाप आंखें नीचे किए खड़ा रहा और बोला, मैडम, रात बहुत हो गई है, आप घर चले जाइए, ये इलाका रात में ठीक नहीं है। अगले दिन सौरवी ने एडमिन डिपार्टमेंट से उस फ्लोर के सभी सिक्योरिटी फुटेजेस मंगवाई, जिसे देखने पर सारा सच सौरवी की आंखों के सामने था। रामू वहां अकेले खड़ा होकर किसी से बात करता था, मानो कि कोई उसके सामने खड़ा हो। फ्लोर पे और भी कई सारी पैरानॉर्मल चीजें होती थी। सौरवी ने उस दिन सबके जाने के बाद रामू को अकेले में बुलाया और सिक्योरिटी फुटेजेस दिखाई और बोला, अब सच सच बता दो वरना तुम्हारी नौकरी तो गई। इस पर रामू मुस्कुराता हुआ बोला, मैडम, मैं यहाँ पिछले 20 साल से नौकरी कर रहा हूँ। आप जैसे पता नहीं कितने एम्प्लॉयज यहाँ आए, किसी ने नौकरी छोड़ दी तो किसी ने जिंदगी। आप मेरी नौकरी का छोड़िए, अब आप सच जान ही गई हैं तो मैं बताता हूँ यहाँ असल में हो क्या रहा है। आज से करीब 16 साल पहले यहीं इसी जगह पे आपकी ही तरह एक मैडम काम करने आती थी, लेकिन घर के परेशानियों और काम के प्रेशर के कारण नाइट शिफ्ट के दौरान यहीं इसी जगह पे उन्होंने अपनी हाथों के नसों को काट कर आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद यहाँ बहुत लोग आए पर उनका अंत अच्छा नहीं हुआ। जब तक मैं ऑफिस में रहता हूँ आप सुरक्षित हो मैडम, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ रात में आप घर चले जाया करो, ये एरिया ठीक नहीं रहता है। सौरवी अब समझ चुकी थी कि इतना कुछ क्यों हो रहा था और रामू किससे बातें करता था। अगले दिन जब सौरवी ऑफिस आई तो उसे पता चला कि रामू अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी लाश केबिन के पंखे से लटकती हुई पाई गई। सौरवी चुपचाप अपने घर वापस आई और अपना रेजिग्नेशन लेटर ईमेल से भेजा। गांव के पास एक घना जंगल था। गांव के लोगों को आभास हो चुका था कि वो जंगल खतरनाक है, इसलिए वहां का रास्ता सबने इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। अरे विजय, तुम्हें पता है वो गांव के पास वाला जंगल, वहीं से सीधा रास्ता जाता है शहर के लिए, और कोई रास्ता भी तो नहीं है, और शहर का काम तो जोड़ता ही रहता है। बताओ ऐसे में क्या किया जाए? भाई, अगर वो जंगल कट जाए तो वहाँ बसे भूत प्रेत भी भाग जाएंगे और जंगली जानवर का डर भी खत्म हो जाएगा। भूत प्रेत वैसे भी घनी और वीरान जगहों पर रहते हैं। जंगल से तो हम लकड़ियाँ लेते हैं, जंगल कट जाएगा तो हमारी जरूरतें कैसे पूरी होंगी? चलो सभा बिठाते हैं, फिर देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा जुगाड़। सारे गांव वाले मिलकर इस बात पर चर्चा करते हैं। तो तय रहा कि जंगल में जो रास्ता शहर को जाता है उस रास्ते के किनारे किनारे एक बड़ा सा जाल बना देते हैं, जिससे भय जैसी कोई बात ही न रहे। हाँ, ये सही बात है। चलो फिर रोज 2 लोग काम करेंगे, सब अपनी अपनी बारी पे वहां जाएंगे और जितना हो सकेगा लोहे की तार का जाल बनाएंगे। ऐसे कोई थकेगा भी नहीं
और काम भी मिलजुल के हो जाएगा। गांव वाले इस बात पर राजी हो जाते हैं। पहले दिन राजू और विजय जाते हैं काम पर। वे दोनों लोहे की तार लेकर बुनना शुरू करते हैं। उन दोनों की बातें उसी जंगल में रहने वाला एक भूत सुन रहा होता है। अच्छा, तो मुझसे बचने के लिए ये लोग लोहे का जाल बना रहे हैं। इन्हें तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। फिर वो भूत एक चाय वाले का रूप ले लेता है और वहाँ जाने लगता है। चाय पी लो, चाय। चाय वाला गर्मा गर्म अदरक इलायची वाली चाय पियो और सारी थकान भूल जाओ। चाय वाला चाय। अरे विजय भाई, चलो चाय पी लेते हैं। वैसे भी ठंड काफी है, चाय पियेंगे तो गर्मी भी आएगी और थकावट भी निकलेगी। अच्छा भैया, चलो एक कप चाय पी लेते हैं, फिर काम वापस शुरू करेंगे। अरे ओ चाय वाले, जरा एक एक कप चाय तो देना। मैं तो चाहता था कि तुम चाय मांगो। हाँ जी भैया, ये लो गर्मा गर्म कड़क चाय। और वह दोनों को चाय का एक एक कप देता है। चाय पीते ही राजू और विजय को चक्कर आने लगते हैं। अरे भैया, सर में बहुत दर्द हो रहा है अचानक। लगता है मैं काम नहीं कर पाऊंगा अब। हाँ भैया, मुझे भी सर दर्द और बदन दर्द होने लगा है अचानक से। तभी उनके मुंह से झाग आने लगता है। ये मेरी जहरीली चाय का कमाल था। अब तुम्हारी थकावट हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। कौन है तू? तूने हमें जहरीली चाय क्यों पिलाई? तेरा क्या बिगाड़ा था हमने? तभी भूत अपने असली रूप में आ जाता है। तुम लोग ये जाल मेरे लिए बना रहे हो ना, पर जब ये पूरा होगा तभी तो बचोगे ना मुझसे। लोहे का तार लगा रहे हो जिससे मेरी शक्ति इसके आर पार न जा सके। अब बनाओ जाल भगवान के घर जाके। राजू और विजय भूत का असली डरावना रूप देखकर सदमे से मर जाते हैं। शाम को वहाँ रामू काम देखने आता है। अरे भाइयों, यहाँ सोने लगे क्या? काम कौन करेगा अगर ऐसे ही सोते रहे? रामू जैसे ही उनकी लाशें सीधी करता है, उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? ये दोनों कैसे मर गए? रामू भागता जाता है और बाकी लोगों को ले आता है। हे भगवान, लगता है इन्हें किसी सांप ने डसा है, तभी इनके मुंह से झाग निकल रहा है। सही कहा भैया, ये जंगल है ही मनहूस। इतने जहरीले सांप जंगली जानवर रहते हैं यहाँ कि पता नहीं कब किसकी मौत सामने आ खड़ी हो। भैया, काम तो पूरा करना पड़ेगा, वरना ये डर हमेशा ही बना रहेगा। फिर सब लोग उन दोनों की लाश का अंतिम संस्कार करके अपने अपने घर आते हैं। अगली सुबह फिर से दो गांव वाले काम पर निकलते हैं। भूतिया चाय वाला फिर वहाँ आता है। चाय पियो, गर्मा गर्म चाय। चाय वाला चाय ले लो, चाय की चुस्की ले लो, चाय। अरे भैया, तुम सही समय पर आए हो। लाओ एक एक प्याली चाय ही पिला दो। हाँ हाँ, जरूर जरूर, ये लो। वह उन दोनों को एक एक कप चाय देता है। अरे भैया, तुम हमारे गांव के तो लगते नहीं हो। कहाँ से हो? भैया, बस पास वाले गांव से हैं। घूम घूम के चाय बेचते हैं। जो दिन भर घर से बाहर होता है वही खरीद लेता है। आप जैसे लोग खरीद लेते हैं, उसी से दाल रोटी चल रही है हमारी। चाय की चुस्की लेते लेते उन दोनों के मुंह से झाग आने लगता है और वो दोनों भी जमीन पर गिर जाते हैं। भूतिया चाय वाला अपने असली रूप में आता है। पियो पियो और चाय पियो। कैसी लगी चुस्की? भूत भूत भूत। और कहते ही वे दोनों भी स्वर्ग से धार जाते हैं। भूत उन दोनों को वहीं छोड़कर वापस जंगल में चला जाता है, पर भूतिया चाय वाले को भूत का रूप लेते हुए रामू छुपकर देख रहा होता है।
अच्छा, तो ये बात है। मतलब कोई सांप नहीं, ये भूत ही है जो अपना रास्ता साफ कर रहा है। वह भूत के वापस जाते ही चुपचाप भागता हुआ गांव वालों के पास जाता है और उन्हें अपनी आंखों देखी सुनाता है। भूत का नाम सुन के ही कुछ गांव वाले तो थर थर कांपने लगते हैं। भाई ये भूत प्रेत का मामला है, कितनी सफाई से उसने इतने लोगों को मार दिया। वो बहुत ताकतवर है, पता नहीं किस रूप में सामने आए और हमें भी मार दे। मैं नहीं जाऊंगा उस रास्ते, काम हो या ना हो। नहीं भाई, ये समय डर के भागने का नहीं बल्कि उसका डट के सामना करने का है। हमारे भाइयों ने अपनी जान गंवाई है, उनकी जान व्यर्थ नहीं जाने देंगे हम। बाकी गांव वाले भी ये सुनकर जोश में आ जाते हैं। गांव वाले मिलकर एक योजना बनाते हैं। अगले दिन दो लोग काम पर निकलते हैं। वे अपने साथ पेट्रोल और माचिस रख लेते हैं। रोज की तरह भूत चाय वाले का भेष लेकर चाय बेचने आता है। लो भाई चाय पियो, गर्मा गर्म एकदम कड़क चाय, अदरक इलायची वाली चाय। चाय हाँ भाई लाओ पिला दो। वैसे तुम कौन से रास्ते से आए? हमने तुम्हें गांव में तो कभी नहीं देखा। एक आदमी उसे बातों में उलझा कर रखता है। इतने में दूसरा आदमी पीछे से चुपचाप पेट्रोल की कट्टी खोलता है और भूतिया चाय वाले पर छिड़क देता है। पेट्रोल गिरते ही भूत तिलमिला उठता है और अपने असली रूप में आ जाता है। तुम लोग मुझसे मुकाबला करोगे? धोखे से मारोगे मुझे? फिर भूत और दोनों आदमियों में घमासान युद्ध होने लगता है। भूत उन दोनों को उठा उठा कर फेंकने लगता है। तभी वहाँ और भी गांव वाले आ जाते हैं। अरे सोच क्या रहे हो? माचिस जलाओ और फेंको भूत पर। जल्दी करो, अगर सूरज ढल गया तो इसकी ताकत बढ़ जाएगी, फिर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। तभी रज्जा धरती पर गिरी हुई माचिस उठाता है और जलाकर भूत पर फेंक देता है। नहीं 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 नहीं, मैं जल रहा हूँ, बचाओ बचाओ, बचाओ बचाओ। और वह कुछ ही देर में जलकर ढेर हो जाता है और एकदम से उसकी राख गायब हो जाती है।